सोच समझकर चट्टानों से उलझा हूं, वरना बहती गंगा में हाथों को धो सकता हूं मैं। रायसीना की इन्हीं पहाड़ियों से निकला एक फौलादी फैसला एक ऐसे नेता का जिसे चट्टानों से उलझने की आदत है, जोखिम उठाना जिसकी फितरत है। वरना किसकी कुव्वत है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश की 86% करेंसी को एक ही झटके में रद्दी बना डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 500 और 1000 के नोटों पर फुल स्टॉप लगाने का फैसला किया तो एक बात उनके जहन में भी शीशे की तरह साफ थी कि अगर ये दाव उल्टा पड़ा तो तकलीफ होगी 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को, और अगर तीर निशाने पर जाकर लगा तो देश के तमाम धन्ना सेठ, चोर, बेईमान सब उनके कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तलवार की धार पर चलने की शपथ उठा ली, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया। और आज भी जब पूरा देश नए साल की तैयारियों में मशगूल है तो पीएमओ की इन्हीं दीवारों के पीछे उन बेईमानों को दबोचने के लिए एक नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी है, जिस पर पैनी निगाह है खुद प्रधानमंत्री मोदी। हेलो। हर पल घनघना रही हैं फोन की घंटियां, हर मिनट पहुंच रही है किसी बेईमान की खुफिया इंफॉर्मेशन, और हर इंफॉर्मेशन पर हो रहा है पुलिस, आईटी और ईडी का एक्शन। ये मुस्तैदी, ये सरगर्मी, लाल बत्तियों की भागम भाग का आदेश उस दफ्तर के भीतर से निकला है जहां देश की सत्ता का केंद्र है, जिस दफ्तर पर सीधे प्रधानमंत्री की नजर रहती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम दिन रात ऐसे फोन सुन रही है जिसमें खबरें होती हैं काले कारोबारियों की, खबरें मिलती हैं, पड़ताल होती है और फिर शुरू हो जाता है एक्शन। जैसे ही किसी ने खबर दी कि नोटों की एक खेप दूसरी जगह ले जाई जा रही है, फौरन लोकल पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वो काले धन के उन कारोबारियों का पीछा करे और धर दबोचे। अगर कोई ऐसी खबर मिलती है जिसमें नोटों को छुपा कर रखने का ठिकाना बताया गया हो तो आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को सतर्क कर दिया जाता है। जांच एजेंसियां ट्रैप लगाती हैं, नजर रखती हैं और फिर सही मौका देखकर उन बड़ी मछलियों को धर दबोचती हैं। बहुत पैसे वाले लोग हैं वो, बहुत ताकत वाले लोग हैं वो, बहुत पहुंच वाले लोग हैं वो। एक ऐसी दुनिया में जहां नोटों की चमक से इंसान का ईमान खरीदा जा सकता हो, एक ऐसे दौर में जहां दौलत की बिना पर समानांतर सत्ता चलाई जा सकती हो, वहां ऐसे धन्ना सेठों से सीधे टकराने के क्या जोखिम है ये प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। लेकिन रिस्क लेने वाले प्रधानमंत्री को इन बेईमानों का खौफ कहां? वो तो हर मंच से इन बेईमानों को ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, इन्हें वार्न कर रहे हैं। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं कि एक गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। अब जो समय आ रहा है वो बेईमानों की बर्बादी का वक्त प्रारंभ हो रहा है। अभी भी मैं बेईमानी करने वालों को कहना चाहता हूं, समझ जाइए, लौट आइए। प्रधानमंत्री का सख्त लहजा इशारा कर रहा है कि ब्लैक मनी के मुजरिमों की शामत आ चुकी है, और पिछले 50 दिनों में सामने आने वाली तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि बेईमानों का नेटवर्क नेस्तनाबूद हो रहा है। अंधेरे कोनों में दवा छिड़कते ही जैसे बेचैन होकर बाहर निकलते हैं कॉकरोच, वैसी ही अफरा तफरी, वैसी ही भगदड़ मची है काले धन के कुबेरों के बीच। जरा जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़े ये चेहरे देखिए। किशोर भजियावाला, चाय वाला 650 करोड़, शेखर रेड्डी बिजनेसमैन 142 करोड़, आशीष कुमार बैंक मैनेजर
51 करोड़, स्वराज्य लक्ष्मी हेल्थ ऑफिसर 50 करोड़, पारसमल लोढ़ा बिजनेसमैन 25 करोड़, रोहित टंडन वकील 13 करोड़, सुरेश आडवाणी डॉक्टर 10 करोड़, राम मोहन राव मुख्य सचिव 38 लाख। ये वो चंद चेहरे हैं जो नोटबंदी से पहले तक प्रतिष्ठित और सम्मानित कहे जाते थे, लेकिन मोदी के एक ही वार ने इन्हें बेपर्दा कर दिया, इनकी असलियत खोल कर रख दी। ऐसा नहीं है कि दौलत और रसूख की ताकत रखने वाले लोगों से दुश्मनी मोल लेने के जोखिम का एहसास नहीं था मोदी को। उन्होंने तो नोटबंदी के फौरन बाद ही अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे की मुनादी कर दी थी। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जहां फौलादी हौसला होता है वहां फतेह जरूर मिलती है। ब्लैक मनी के खिलाफ निर्णायक जंग में प्रधानमंत्री ने फतेह की भीष्म प्रतिज्ञा की है और इस प्रतिज्ञा की दास्तान और भी हैरान कर देने वाली है। 8 नवंबर की वो एक आम सी तारीख थी। देश का मुकद्दर तय करने वाली इन दीवारों को भी भनक तक नहीं थी कि थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान का इतिहास बदलने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की दिनचर्या, उनके जीने सोचने का तरीका बदलने वाला है। खामोशी टूटी प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ियों की सायरन से। इन लाल बत्ती वाली गाड़ियों में आए थे देश के कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री की तरफ से आए इस अचानक बुलावे से वो भी हैरान थे। क्या प्रधानमंत्री कोई सरप्राइज देने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री कोई अहम ऐलान करने वाले हैं? आखिर कैबिनेट मीटिंग से पहले सबके मोबाइल फोन क्यों रखवा लिए गए थे? इसी उधेड़बुन में सभी मंत्री मीटिंग रूम में दाखिल हुए। उधर देश इस हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग से बेखबर था। लोग दिन भर के कामकाज के बाद घरों को लौट रहे थे। किसी को पता नहीं था कि 8 नवंबर की उस शाम 125 करोड़ देशवासियों की मुकद्दर का फैसला होने वाला था। ऐसा फैसला जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। नरेंद्र मोदी का एजेंडा सेट था, इरादा पक्का था। कई दिनों के मंथन के बाद फैसला लिया जा चुका था। एक फैसला जो पूरे देश को झकझोरने वाला था। लेकिन ऐसे ही साहसिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री। ऐसे ही रिस्क लेने के आदी हैं नरेंद्र मोदी। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री का काफिला सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना हुआ और कैबिनेट के साथ ही अंदर पीएमओ में ही मौजूद रहे, क्योंकि किसी को मीटिंग रूम से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। अंदर कैबिनेट की मीटिंग में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला। अंदर की खबर बाहर भी नहीं आई क्योंकि मंत्रियों को अंदर ही रहने की हिदायत थी। खड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई आगे बढ़ती रहीं और वक्त हो गया 7:45 बजे। अब तक किसी को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। अचानक टीवी चैनलों पर एक खबर आने लगी कि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लेकिन इस संबोधन का विषय क्या होगा, इसको लेकर अटकलें तब तक चलती रहीं जब तक पूरे 8 नहीं बज गए। न्यूज चैनल्स पर खबर देखकर लोग हैरान थे कि आखिर अचानक प्रधानमंत्री देश से क्या कहने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला होगा? क्योंकि थोड़ी सी देर पहले प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्षों की मुलाकात की खबर आई थी। इस अटकल पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया। जैसे ही घड़ी की सुई 8 बजे पर पहुंची, वैसे ही टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री प्रकट हो गए। यह रिकॉर्डेड भाषण था जिसे उसी दिन कैबिनेट मीटिंग से पहले कैमरे में कैद किया गया था। दूरदर्शन के जो क्रू मेंबर रिकॉर्डिंग के लिए आए थे, उन्हें सख्त ताकीद की गई थी कि वो इस बारे में किसी से बात न करें। ये सब फैसले की गोपनीयता बनाए रखने के लिए था। देश के सभी चैनलों पर रात 8 बजे प्रधानमंत्री लाइव थे। संबोधन शुरू हुआ और थोड़ी ही देर बाद ऐसा ऐलान हो गया जिसने 132 करोड़ लोगों को हिलाकर रख दिया। आठ नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट
लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इस क्रांतिकारी ऐलान का सीधा ताल्लुक हिंदुस्तान के एक एक अवाम से था। इस एक फैसले के बाद 500 और 1000 रुपए की शक्ल में मौजूद देश की करीब 86% करेंसी रद्दी का ढेर बन गई। उजड़ने लगा ब्लैक मनी का मायावी संसार, बंद होने लगे जाली नोटों के कारखाने, टूटने लगी हवाला, आतंकी फंडिंग और नक्सलवाद की कमर। देश के माफिया तंत्र को एक झटके में निस्तेनाबूद करने वाले इस फैसले में 1000 रिस्क थे। आसान नहीं था इतने बड़े मुल्क में पहले हर हाथ से पैसा लेना और फिर उसे वापस पहुंचाना। एक तरफ 132 करोड़ देशवासियों के भड़कने का जोखिम था, तो वहीं दूसरी ओर माफिया तंत्र और धन्ना सेठों के भी नुकसान पहुंचाने का खतरा था। लेकिन तमाम दुश्वारियों के बावजूद प्रधानमंत्री ने यह साहसिक फैसला लिया, क्योंकि मोदी की कसम थी उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो दशकों से इस देश को, इस सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे थे। और अब इन काले खिलाड़ियों की काली कमाई जमाने के सामने आने लगी थी। कोयले में कितना गया, 2G में कितना गया है, खबर यही रहती थी कितना गया। आज लोग देखे यार आज कितना आया। नदी में नोट, कूड़े में नोट, बैगों में नोट, सूटकेसों में नोट। खुफिया तहखाने से छन छन कर सामने आ रही थी नोटों की कट्टियां और धड़ाधड़ दबोचे जा रहे थे ब्लैक मनी के चैंपियन। हेरा फेरी और धांधली की दास्तानें सुनकर देश हैरान था। एक बार सामने था मोदी का रिस्क वाला रण और दिखने लगी थी विजय की पताका। आज तक एक रातों रात 2 लाख करोड़ सरकार किट्टी में आ गया, ये सामान्य चीज नहीं है। 2-2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो उसमें एक बात साफ तरफ से झलकती है कि उन्होंने अपने मन की बात भले जनता के सामने रखी हो, लेकिन वो असली मन की बात किसी को नहीं बताते। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी में सरप्राइज देने की कुव्वत है, अभूतपूर्व फैसलों की आदत है, लेकिन अडिग, अटल और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला ये ऐलान देश की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला था। चलती फिरती जिंदगी को बैंकों, एटीएम की लाइनों में खड़ा करने वाला था। ये ऐसा फैसला था कि बिना पैसों के देश ठहर गया, लेकिन मोदी का तीर टारगेट को भेदने निकल चुका था। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि आने वाले दौर में लोग इतिहास को 2 हिस्सों में देखेंगे, एक 8 नवंबर 2016 और एक उसके बाद, क्योंकि नोटबंदी के ब्रह्मास्त्र ने इतना कोहराम मचाया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। करोड़ों लोग कतार में खड़े थे, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ लामबंद हो चुका था। संसद हंगामे की भेंट चढ़ रही थी और सड़क पर हो रही थी नारेबाजी, धरने और प्रदर्शन। क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या बंगाल, क्या बिहार, हर छत्रप नोटबंदी पर हमलावर था और हर किसी के निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम राम जपना, गरीब का माल अपना। केवल लाइन में खड़ा कर दिया तमाम लोगों को कि ये समझ लो यही डिजिटल इंडिया है, लाइन में खड़ा होना ही। नोटबंदी का ये ऐसा अपरिपक्व फैसला ले लिया, अब ये इनके लिए गले की हड्डी बन गया। डीमोनेटाइजेशन इट्स अ मेगा स्कैम। ऐसा स्कैम आजादी का बाद कभी नहीं हुआ है। सियासी महाभारत के चक्रव्यूह में घिरे नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। ऐसा लगता था जैसे नोटबंदी का ऐलान करके अकेले मोदी ने सारी कायनात से दुश्मनी मोल ले ली हो। आम लोगों की परेशानी का हवाला देकर भारत बंद कराया गया, जुलूस और मोर्चे निकाले गए, संसद बार बार ठप की गई, सियासी जंग में विरोधी शायराना हो गए। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते गृहस्थियां जलाने में। आपको तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। मोदी का विरोध करने वाला हर नेता चीख रहा था, सवाल कर रहा था, मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहा था।
लेकिन सियासी आलोचनाओं से बेपरवाह मोदी जनता से मुखातिब थे। अपने फैसले पर जनता की रायशुमारी भी करवाई, जिसमें 90% लोगों ने नोटबंदी को सही करार दिया। अपने फैसले पर ताल ठोककर नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को बता दिया कि नोटबंदी से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा, खोदा डूंगर और निकाली चुहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी की बात हो रही थी। प्रधानमंत्री हर मंच से देश को यकीन दिला रहे थे कि फैसला कठिन है, 50 दिन की तकलीफ भी है, लेकिन फिर भी देश को काले धन के कैंसर से आजाद कराने के लिए यह फैसला जरूरी है। साथ साथ वो इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि कैसे ब्लैक मनी का एम्पायर खड़ा करने वालों में खलबली मची हुई है। लेकिन इस सब के बरक्स एक हकीकत यह भी थी कि इस फैसले की वजह से अचानक करोड़ों लोग परेशान और बेहाल हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री का ऐलान लोगों को ताकत देता रहा कि बस चंद रोज की बात है। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। 125 करोड़ के देश में नोटबंदी लागू कर जनता की राय शुमारी करवाकर नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी गोलबंदी को दरकिनार कर दिया। ये इतना बड़ा फैसला था कि इससे चीन जैसा देश भी भौचक्का रह गया। चीन की पत्रिका ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन अपने देश में नोटबंदी जैसा फैसला लागू करने के बारे में सोच तक नहीं सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह सरप्राइज देकर चीन को भी पछाड़ दिया। इस बीच धरपकड़ का एक्शन तेज हो गया। गुलाबी नोटों की बरामदगी जोर पकड़ने लगी। भ्रष्टाचारियों के गिरेबान तक पहुंचते कानून के हाथ लोगों का भरोसा बढ़ाने लगे। नए पुराने नोटों को दबोचने की तस्वीरें कतारों में खड़े आदमी की तकलीफों पर मरहम बनने लगी। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब पीएम के वायदे के मुताबिक ईमानदारों की तकलीफें कम हो चुकी हैं और बेईमान सिर छुपाने की जगह तलाश रहे हैं। पक्का इरादा, चट्टानी तेवर और मुश्किलों के पहाड़ को पार कर जाने का विश्वास, प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत में ये खूबियां बार बार दिखाई देती हैं। बुलंद इरादों वाले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आन बान शान के लिए ऐसे ऐसे जोखिम भरे फैसले लिए जिससे भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने सलाम किया। वरना कौन सोच सकता था कि दशकों से बॉर्डर पर खुराफात करने वाले पाकिस्तान को भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर सबक सिखाए। बेहद जोखिम भरा था यह फैसला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश दिया और जब इसका खुलासा हुआ तो दुनिया दंग रह गई। तारीख 28 सितंबर, जगह साउथ ब्लॉक, दिल्ली। रायसीना की पहाड़ियों पर काली रात उतर चुकी थी। हर तरफ साएं साएं करता हुआ सन्नाटा था। लेकिन इसी अंधेरी रात के सन्नाटे में रायसीना हिल्स का एक कमरा खामोशी के साथ जाग रहा था। उस सीक्रेट वॉर रूम में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर तनाव की लकीरें थीं, क्योंकि अगले कुछ घंटे हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज होने वाले थे। सबकी निगाहें एलओसी पर टिकी थीं, क्योंकि अगले कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला था पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन। उसी वक्त रायसीना से करीब 2 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री निवास की बत्तियां भी जल रही थीं, क्योंकि इस बिल्डिंग में रहने वाले नेता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। प्रधानमंत्री बेचैनी और बेसब्री के साथ चहलकदमी कर रहे थे
और आखिरकार आ गई अंधेरी रात की वो अहम घड़ी जब गोलियों की गूंज से थर्राने लगा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का एक हिस्सा। ये पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक था। किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक दिन भारतीय फौज के कमांडो सब्र की सरहद लांघ जाएंगे, पीओके में चल रहे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे और दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। लेकिन 28-29 सितंबर की दरमियानी रात भारतीय फौज ने यह पराक्रम कर दिखाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक की रात अपने घर में सुबह तक पीएम जागते रहे और उनकी यह बेचैनी तब तक दूर नहीं हुई जब तक एनएसए अजीत डोवल ने उन्हें ऑपरेशन कामयाब होने की जानकारी नहीं दे दी। बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। पाकिस्तान क्या, खुद 132 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था ये ऑपरेशन। क्योंकि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बनी सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति की किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। कैबिनेट के कई सहयोगी भी नरेंद्र मोदी के इस बोल्ड फैसले से अनजान थे। प्रधानमंत्री को एनएसए अजीत डोवल आतंकी ठिकानों के बारे में ब्रीफ कर चुके थे। सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी सिर्फ रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और डीजीएमओ को थी। कहने की बात नहीं कि पड़ोसी मुल्क पर सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला आसान नहीं था। 150 भारतीय कमांडोज को एलओसी पार कर पीओके में दाखिल होना था। हेलीकॉप्टर से इन कमांडोज को एलओसी के पास पहुंचाया गया था। 6 ग्रुप में कमांडोज 4 लोकेशन से दाखिल हुए। रात 2 बजे के करीब सर्जिकल ऑपरेशन शुरू हुआ और सुबह 6 बजे सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद कमांडोज सही सलामत सीमा में लौट आए। किसी को एक बार में यकीन तक नहीं हुआ कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का अदम्य साहस कर दिखाया है, वो भी इतनी सफाई के साथ कि हमले में कोई भी बेगुनाह मारा न जाए और सर्जिकल स्ट्राइक में ज्यादा से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह हो जाएं। बरसों से पाकिस्तान की नापाक करतूतें बर्दाश्त करने वाले हर हिंदुस्तानी के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की खबर गर्व से भर देने वाली थी। पूरे देश में सेना की जय जयकार होने लगी और पाकिस्तान के आर्मी जनरल अपने ही मुल्क में शर्म से पानी पानी हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर भारतीय सेना के कमांडोज ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हो पाया टॉप लीडरशिप की तरफ से सेना को ऐसे जंगी ऑपरेशन की हरी झंडी मिलने की वजह से। भारतीय सेना के पराक्रम से तो हर कोई परिचित है, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से ही दरअसल ये सर्जिकल स्ट्राइक हो पाई। प्रधानमंत्री मोदी की चौंकाने वाली फितरत में दरअसल साहसिक फैसले लेने का मादा है। तो भारतीय सेना के दम पर नरेंद्र मोदी ने, या यूं कहिए नरेंद्र मोदी के दम पर भारतीय सेना ने वो कमाल किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। पाकिस्तानी टेरर कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की हरी झंडी देकर और फिर सरेआम इसका ऐलान करके नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश को चौंका दिया था। नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि पाकिस्तान अगर छेड़ेगा तो हिंदुस्तान उसे छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान अगर अपनी करतूतों से बाज नहीं आया तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी सेना, और मैंने कहा था, सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे, मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा है।
नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह अंदाजा था कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के मायने क्या हैं। इस ऑपरेशन के बाद कैसा हड़कंप मचने वाला है, लेकिन मोदी ने इस बात की फिक्र नहीं की कि सर्जिकल स्ट्राइक पर बौखलाए पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा। पीएम ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि दुनिया भर में इस ऑपरेशन पर क्या रिएक्शन होगा। आप में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सारे देश को या अपने कैबिनेट कलीग्स को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पार्टी को कैसे कन्विंस कर पाओगे। तो उसमें ये जो दो चीज़ें होती हैं, एरोगेंस एंड असर्टिवनेस। तो मुझे लग रहा है ये सब जो उनका एक फंक्शनिंग है उसको मैं एक असर्टिव लीडर, अथॉरिटेटिव लीडर कहती हूँ। चौंकाने वाले निर्णय लिए हैं। उसमें पहला निर्णय तो सर्जिकल स्ट्राइक का था, जो गुलाम कश्मीर में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों को मार डालना और अपने जवानों को मनोबल ऊंचा उठाना। ये एक चौंकाने वाला निर्णय था, लेकिन वो देश हित में था। दरअसल पठानकोट और उरी हमले के बाद से ही विरोधी सवाल उठा रहे थे। पीएम से पूछा जा रहा था कि कहां गया 56 इंच का सीना। सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लेकर नरेंद्र मोदी ने एक तरफ अपने आलोचकों को खामोश कर दिया तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया को दिखा दिया कि शांति और अमन की शर्त पर अगर हिंदुस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है तो पाकिस्तानी गोलों का जवाब देने के लिए घर में घुसकर हमला भी कर सकता है। नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि उन्होंने बार बार ऐसे फैसले किए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हुआ था तब जब पाकिस्तान की जमीन पर उतरकर नवाज शरीफ से मिलने के लिए मोदी उनके घर चले गए थे। जिसने भी कूटनीति का ये नया अंदाज देखा वो हैरत में पड़ गया और हर कोई नरेंद्र मोदी की रणनीतिक क्षमता का कायल हो गया। लाहौर एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी करते पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंकाया था। 25 दिसंबर 2015 को जब खबर आई कि अफगानिस्तान से सीधे पीएम मोदी नवाज शरीफ को बर्थडे विश करने जाएंगे तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन मोदी पाकिस्तान में उतरे और नवाज शरीफ के लाहौर वाले घर तक गए। यहां तक आने जाने के लिए नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने एक ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। नवाज के घर जाकर उनकी मां के पैर छुए और इस तरह कूटनीति की एक नई परिभाषा लिख दी। किसी प्राइम मिनिस्टर को हिम्मत नहीं पड़ी। सरप्राइज में मैं दो देखता हूँ, लाहौर विजिट पॉलिटिकली, जाफना में जाकर के श्रीलंका में जिधर लिट्टे का जड़ है उधर पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने बार बार साबित किया कि वो अलग ढंग से सोचते हैं और सबको सरप्राइज देने वाले फैसले लेते हैं। इसकी झलक उसी वक्त मिल गई थी जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजकर नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया था। पाकिस्तान के लिए सख्त रवैया रखने वाले मोदी की गेस्ट लिस्ट में नवाज शरीफ का भी नाम था। नवाज शरीफ आए भी और मोदी की ताजपोशी के गवाह भी बने। एक तो उन्होंने अचानक लाहौर जाने, अचानक उनके दृष्टिकोण से नहीं, अचानक हमारे दृष्टिकोण से, आई एम श्योर पूरा प्लानिंग वैनिंग हुआ था। और सबसे पहले जब उन्होंने सार्क नेशंस के सारे लीडर्स इंक्लूडिंग नवाज शरीफ को इनवाइट किया अपने स्वेरिंग इन में, उससे ही लोग इतने चौंक गए। तो ऐसे कुछ 3-4 तो मैं गिन ही सकती हूँ। नरेंद्र मोदी का न्योता और शपथ समारोह में नवाज शरीफ की मौजूदगी देखकर ऐसा लगा था जैसे बरसों से अदावत की आग में जल रहे दो पड़ोसी मुल्क अब दोस्ती की राह पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान की आतंक परस्त फितरत की वजह से यह मुमकिन नहीं हो सका। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ और आतंकी हमले इस हद तक बढ़ गए कि आखिरकार सेना को सर्जिकल स्ट्राइक की इजाजत देनी पड़ी। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया, हर तरफ इसे काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया जाने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल देश की सत्ता संभालने के 2.5 साल के अंदर अंदर मोदी 2 कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दे चुके थे। पाकिस्तान से पहले सर्जिकल स्ट्राइक का पराक्रम दिखा था म्यांमार में, जब भारतीय सेना के 18 जवानों को शहीद करने वाले उग्रवादियों को मोदी के इशारे पर भारतीय सेना ने ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया देखती रह गई। फौजी बूटों की चहलकदमी और ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात। शौर्य की ये तस्वीरें उस ऑपरेशन की हैं जब भारतीय सेना के कमांडोज ने म्यांमार की सरहद में घुसकर उग्रवादियों का सफाया किया था।
ये तस्वीरें हैं भारतीय सेना के ऑपरेशन बदला की। दरअसल 5 जून 2015 को सेना के काफिले पर उग्रवादियों का कहर टूटा था। घात लगाकर किए गए इस हमले में सेना के 18 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी हर हाल में अपने जांबाजों की शहादत का बदला लेना चाहते थे। बिना वक्त गंवाए उन्होंने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोवल और आर्मी चीफ दलबीर सुहाग के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई और सेना को सर्जिकल स्ट्राइक की हरी झंडी दे दी। फिर क्या था, फौरन 125 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज की टीम तैयार की गई और नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर छिपे उग्रवादियों का काम तमाम कर दिया गया। दुश्मनों के दुश्मन और दोस्तों के दोस्त मोदी के ऐसे ही दिलेर अंदाज ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को भी मोदी का मुरीद बना दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह साल 2015 के गणतंत्र दिवस के जश्न में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान के मेहमान बने और दिल्ली की सर्दी और बारिश के बावजूद पूरी परेड का लुत्फ उठाया। President Barack Obama arrives at Rajpath, being greeted very warmly by Prime Minister Narendra Modi. Barack Obama, the President of the United States of America. ये मोदी के दमखम का ही नतीजा था कि चीन जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति साबरमती के किनारे मोदी के साथ झूला झूलते नजर आए थे। और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे बुलेट ट्रेन में मोदी को सैर कराते दिखाई दिए। दरअसल बात अगर मुल्क को बेहतर और ताकतवर बनाने की हो तो नरेंद्र मोदी बड़े और कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकते। म्यांमार से पाकिस्तान तक सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी का फैसला उनके इसी तेवर का नतीजा है। नरेंद्र मोदी की शख्सियत में जोखिम लेने का यही मादा सबको चौंकाता है, सबको हैरान करता है। कहते हैं हिम्मते मर्दा मदद खुदा, यानी अगर इंसान हिम्मत और हौसला न हारे तो खुदा भी उसकी मदद के लिए आ जाता है। निडर और निर्भीक नरेंद्र मोदी ने जब भी जोखिम भरे फैसले लिए हैं, तमाम अड़चनों के बावजूद कामयाबी ने उनके कदम चूमे हैं। तभी तो हम भी कहते हैं रिस्क के आगे मोदी है।